गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोगों ने एक सोचा है नई शुरुआत कहें सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक विधि के प्रति आपका जो एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो डेवलप हो। तो यद्यपि हम इसमें लॉ से ही संबंधित बातें पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम लॉ के मतलब क्लास की तरह इसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेरा अभी तक जो मर्जी है, मेरी मर्जी ये है कि मैं आपको ये बताऊं, जैसे इधर एक दो जो करंट केस हैं उनको इसमें बताऊं आपको क्या खास बात है, क्या फाइंडिंग है। लीगल करंट से जो बातें हैं उसको आपके सामने रखूं, कुछ कोटेशंस लिखवाऊं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो कहे गए हैं, ताकि आपके पास वो रहे, उसको आप गाहे बेगाहे यूज़ कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन में, निबंध में, जीएस के उत्तर में, इत्यादि इत्यादि बातें। कहने का मतलब यह है कि इस क्लास का उद्देश्य विधि का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि इस क्लास का उद्देश्य होगा कि आप में विधि के प्रति एक रुचि विकसित हो जाए और लॉ जो करंट पर्सपेक्टिव में चल रहा है वो कैसे ग्रो कर रहा है ये हमारे दिमाग में आ जाए। इसीलिए इस क्लास का टाइमिंग जो है मैंने हफ्ते में एक दिन रखा है। और दूसरी बात ये भी आपको बता देता हूँ कि इस क्लास का टाइमिंग एक औसतन 1.5 से 2 घंटे रहेगा, लेकिन ये पहले भी समाप्त हो सकती है। यानी कि जब हमको लगेगा कि अब हो गया, इतना बहुत है, तो हम उसको समाप्त कर देंगे। आज के लिए जो मैंने आपको पहला 2 टॉपिक जो रखा है वो मैंने जानबूझकर आपको सीआरपीसी से रखा है, क्योंकि आप सीआरपीसी आपने पढ़ना शुरू किया है, लेकिन आगे चल के ये कॉन्ट्रैक्ट से हो सकता है, सीपीसी से हो सकता है, संविधान से हो सकता है, टॉर्ट से हो सकता है, यानी किसी भी विषय से हो सकता है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अभी हाल के चर्चा में जो मणिपुर से संबंधित वायलेंस हुए हैं, आपको ध्यान होगा, मणिपुर राज्य नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जिसमें लोकल जो रेजिडेंट हैं उनके मुख्य रूप से नगा और कुकी जनजाति, वो देखिए लक्ष्मी ने अच्छा पूछ लिया, आपने अभी कितना लिखवा दिया सर। ये अच्छा आपने कह दिया, मैं बताना भूल गया था, इस क्लास में मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको खुद लिखना होगा, और जो आपको ठीक लगे तो आप लिख लीजिएगा। 1 लाइन ठीक लगे 1, 10 लाइन ठीक लगे 10, और एक को ठीक न लगे तो कुछ नहीं लिखना है। हाँ, मैं कोटेशन जो बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि हर सैटरडे को 2-3 कोटेशन आपको बताऊं, उनका रेफरेंस बताऊं कि क्या है वो, उसको अगर आपको ठीक लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, वरना नोट करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में रखिए, एक अप्रोच डेवलप कीजिए। चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं हम लोग एक ओपन डिस्कशन क्लास रखें, इसको जो भी लीगल डेवलपमेंट है वो बताएं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, जैसे जीरो एफआईआर का एक कंसेप्ट आपने सुना होगा।
तो जीरो एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर के संबंध में क्यों इतनी चर्चा में है, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, जीरो एफआईआर क्यों चर्चा में है, ये सारी बातें। अब देखिए, विद्यार्थी का एक पहला कर्तव्य होता है कि जो डायरेक्शन दिया जाए पहले सुने उसको, ये पहला लक्षण है। लेकिन 3 मैसेज मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। पहला मैसेज तो ये है कि आपने कुछ लिखवाया या नहीं। दूसरा मैसेज है कि आज आपने टेस्ट के लिए बोला था, ये काहे कर रहे हैं। और तीसरा मैसेज है कि क्या ये करंट अफेयर की क्लास है। सारे समस्या की जड़ इसी में है। आप पहले अपने सुविधा के अनुसार संतुष्ट होना चाहते हैं कि पहले हमको सब बता दें ये, ताकि आप अपने अमूल्य समय में से 1 घंटा निकालें मेरे लिए भी। नहीं तो आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग लगी होगी, या हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करना होगा, तो वो समय वहां वेस्ट ना हो। ये बहुत विद्यार्थी का ये पहला गुण है कि वो अक्षरशः पालन करे, और दूसरा गुण ये है समर्पित करे। तो मेरा आपका देखिए, दीपक जी बता रहे हैं कि इस पूरे कंसेप्ट को प्लान करने में, उसके लिए टॉपिक डिसाइड करने में, उसके लिए मैटर तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। ये इतना आसान नहीं है। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि ये एक ओपन क्लास होगी, डिस्कशन क्लास होगी। आप मेरी बात सुन लीजिए बस। अगर आपको ठीक लगता है तो सुनिए, नहीं तो आपके हाथ में बटन है, ऑफ कीजिए, अपना पढ़िए लिखिए, कोई भी काम कीजिए। आज का जो एजेंडा है, मेरा जो एजेंडा है, वो पहला एजेंडा तो यह है कि जीरो एफआईआर के बारे में आपको बताएं, क्यों चर्चा में रहा है ये बताएं, कहां प्रोविजन है ये बताएं, इत्यादि इत्यादि बातें। एक और इस तरीके से बताएं कि बहुत टेक्निकल ना हो, तो ताकि जो व्यक्तियों ने सीआरपीसी नहीं भी पढ़ी वो भी जान जाएं कि जीरो एफआईआर का मतलब क्या है। एक बात ये। दूसरा बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी आपने देखा होगा कि वो लाया गया था। वो क्या है, किस लिए चर्चा में है, उसमें क्या होता है, एक बेसिक आइडिया लें हम लोग। तीसरी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजमेंट मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। एक जजमेंट है एफआईआर से संबंधित और दूसरा है धारा 319 सीआरपीसी से संबंधित। तो 2 कंसेप्ट ये, 2 निर्णय वो, और कुछ 4-5 कोटेशन, 2 कोटेशन 3 कोटेशन मैं लिखवाऊंगा आपको, जिससे कि आपका एक अप्रोच डेवलप हो, आपके पास एक डाटाबेस रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जीरो एफआईआर से। आप बस सुन लीजिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, जस्ट लिसन। अगर मान लीजिए आज कोई बात अधूरी रह जाती है तो हम अगली क्लास में उसको पूरा कर लेंगे। देखिए क्या है, जो एफआईआर है इसका जो अर्थ है वो व्याकरण के हिसाब से प्रथम सूचना रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। लेकिन इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया।
पूरी सीआरपीसी में कहीं नहीं है, ना ही कहीं अन्य विधि में है, ना आईपीसी में। इसका उल्लेख हमको मिलता है जब हम धारा 207 सीआरपीसी को पढ़ते हैं, तब हमको एक उल्लेख मिलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को दिए जाते हैं उसमें जो 154 के तहत रिपोर्ट लिखी जाएगी वो भी होगी और उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस सूचना को प्रथम क्यों कहते हैं। दूसरी बात, इसको सूचना क्यों कहते हैं, और तीसरी बात, इसको रिपोर्ट क्यों कहते हैं, और इसका क्या महत्व है, क्यों होनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए। सूचना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत अपराध घटित होने की एक सूचना पुलिस को दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो एफआईआर होगी वो पुलिस से ही की जाएगी, वो किसी और अधिकारी के समक्ष नहीं की जाएगी, न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना होनी चाहिए, और संज्ञेय अपराध का मतलब है, बिल्कुल तकनीकी रूप में न जाए तो ऐसा कोई अपराध करे जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हो, तो उसको संज्ञेय अपराध कहते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर किसी व्यक्ति को या हर व्यक्ति को ये कैसे पता लगेगा कोई अपराध संज्ञेय है कि नहीं। तो आपने सीआरपीसी में एक अनुसूची देखी होगी, पहली अनुसूची जो है उसमें हर अपराध के सामने बताया गया है कौन संज्ञेय होगा, कौन असंज्ञेय होगा। तो इसका मतलब है कि संज्ञेय अपराध की सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। तो सूचना का तात्पर्य है, रिपोर्ट का तात्पर्य यह है कि उस सूचना में अब बाकी सारी डिटेल भी लिखता है पुलिस वाला, उसको लिखने का, अभिलिखित करने का एक तरीका वर्णित किया गया है सीआरपीसी में, उसे लिखता है वो। प्रथम यहां डिनोट करता है कि पहले अवसर पर दी जाने वाली सूचना। इसका मतलब ये नहीं सबसे पहले किसने दिया, इसका मतलब है सर्वप्रथम अवसर पर जो सूचना दी गई पुलिस को उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहेंगे, कंसेप्ट के हिसाब से। अब जो पुलिस थाना होता है उसका एक जुरिडिक्शन होता है, उसका एक क्षेत्राधिकार होता है। तो सामान्य नियम यह है कि उस थाने से संबंधित जो भी अपराध घटित होगा उसकी सूचना उस थाने में देना होगा। सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत ये सूचना दी जाती है और फिर पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि उस सूचना को अभिलिखित करे। राज्य सरकार द्वारा एक रजिस्टर होता है, उसे चिक रजिस्टर कहते हैं जिसे, और उसकी एक कॉपी दे उस इन्फॉर्मेंट को जिसने वो सूचना दिया। एक ही सामान्य प्रक्रिया है बहुत। इसी प्रक्रिया में होता यह है कि जब वो दर्ज की जाती है संज्ञेय अपराध से सूचना, तो वह सूचना को एक नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज 4 अपराध की सूचना आई, तो 1, 2, 3, 4 और ऑब्लिक डेट, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, तो आगे पुलिस स्टेशन, मतलब आज तो नंबर दिया जाता है उसका। लेकिन जब वह अपराध किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित होता है तब उसकी सूचना अभिलिखित तो की जाती है, लेकिन उसे कोई नंबर नहीं दिया जाता, और चूंकि उसे कोई नंबर नहीं दिया जाता इसलिए उसे 0 एफआईआर कहते हैं। इसका मतलब कि आपसे 0 एफआईआर की परिभाषा अगर पूछे कोई व्यक्ति, तो आप ये कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध से संबंधित ऐसी सूचना जो कि किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित होता है को दर्ज किए जाने पर उसे कोई नंबर नहीं दिया जाता है, तो उस एफआईआर को 0 एफआईआर कहते हैं। अब ये इतने चर्चा में क्यों है? इसलिए कि आप जानते हैं कि मणिपुर में जो समस्या चले, देखिए
शुभम ने बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। शुभम ने लिखा है कि मणिपुर में 16 जिले हैं, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है और मणिपुर के विवाद के मूल में 2 जनजातीय समूह हैं, मैतेई और नागा, जिसमें जो गैर जनजातीय समूह है वो मैतेई है और बाकी जो हैं वो कुकी हैं या नागा हैं और इनकी जनसंख्या ज़्यादा है मैतेई की, और ये एसटी दर्जे की मांग कर रहे थे। और चूंकि ये एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब दर्जे की मांग कर रहे थे, जिससे इनको वहाँ पर पहाड़ों पर रहने की और नौकरियों में बहुत सारे लाभ मिलने की आशंका बढ़ जाती, तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया इस विवाद के संबंध में कि इनको शामिल किया जाए एसटी के कैटेगरी में। और फिर उसी संबंध में इन दोनों जनजातियों के बीच में क्लैश होने लगा। तो इस मणिपुर के इस समस्या के संबंध में जो एफआईआर की गई, पुलिस को सूचना दी गई अपराधों के किए जाने की, रेप हुआ, घर जलाया गया, मर्डर हुआ, बहुत सारे अपराध हुए, उसमें लगभग 30 से 35% एफआईआर जो थी वो 0 एफआईआर थी। जहां जिसको जब मौका मिला उसने किया, इसीलिए इतनी चर्चा में है। तो 0 एफआईआर का मतलब है कि वह सूचना जो किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटा हुआ। अब एक बार जब 0 एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तब जो कंसर्निंग थाना रहता है जहां लॉन्च होती है, ये संस्थित की जाती है, वो उस थाने को एफआईआर को भेज देता है सूचना को जहां की वो घटना होती है। जैसे मान लीजिए ए थाना क्षेत्र में घटना घटी, लेकिन उसकी सूचना दी गई बी थाना क्षेत्र में, तो बी थाना क्षेत्र उसको जब अभिलिखित करेगा तो उसे कोई नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो उसके थाना क्षेत्र की है ही नहीं। और फिर अभिलिखित करने के बाद वो उसे भेज देगा उस थाने में, ए में, तो ए थाना क्षेत्र में उसे अभिलिखित किया जाएगा और उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी। तो इसे 0 एफआईआर कहते हैं। 0 एफआईआर का जो अभिव्यक्त रूप से वर्णन है वो पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं। लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा कि संज्ञेय अपराध से की जाने वाली सूचना को अगर दिया जाता है तो थाने के भार साधक अधिकारी को या अन्य कोई भी अधिकारी जो अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, उसका ये ड्यूटी है कि वो सूचना को अभिलिखित करे। तो धारा 154 में सूचना के अभिलिखित करने का जो आज्ञापक नियम है वही 0 एफआईआर का सृजन करता है। यानी कि आपको अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मिलती है तो उसे आपको अभिलिखित करना ही होगा। तो ये जो मूल में उसके है वो है 154। किसी ने भी मैसेज किया था 183 की बात, 183 कुछ और कहता, वो जांच और विचारण के स्थान की बात है सीआरपीसी में। लेकिन 0 एफआईआर का जो मूल है वो 154 में नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि 0 एफआईआर का महत्व क्या है, आखिर 0 एफआईआर होना क्यों चाहिए। तो आप देखेंगे जब आप सीआरपीसी की धारा 154 पढ़ते हैं तब आप ये देखेंगे कि सूचना को अभिलिखित करना आज्ञापक बनाया गया है। इसका मतलब है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित जो सूचना होगी वो जब दी जाएगी तो उसको अभिलिखित करना आवश्यक होगा।
क्योंकि शैल का प्रयोग किया गया है धारा 154 में। लेकिन इसी क्रम में ललिता कुमारी का एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सूचना दी जाती है और आपको ये लगता है कि वो विश्वसनीय नहीं है, तो आप प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और प्रारंभिक जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो सूचना विश्वसनीय है, तब आप उसको अभिलिखित करेंगे एज एफआईआर, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद आपको अन्वेषण की शक्तियां मिल जाएंगी, जो कि धारा 157 में रेड विद 156 सीआरपीसी दी गई। तो इसका मतलब यह है कि जो जीरो एफआईआर है वो एक वैध एफआईआर है, बस उसमें कमी ये होती है कि जीरो एफआईआर करने से इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि वो दूसरे थाना क्षेत्र की एफआईआर होती है। इतनी बात आपको जीरो एफआईआर के बारे में जानना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? जीरो एफआईआर क्या है या कहाँ प्रोविजन है, या जीरो एफआईआर के कंटेक्स्ट में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत तकनीकी रूप में नहीं, लेकिन एक सामान्य जानकारी के हिसाब से इतना अगर आप जानते हैं तो पर्याप्त होगा। अच्छा, अब देखिए एक और खास बात। वो खास बात यह है कि जब आप एफआईआर के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि ये सारभूत विधि या सारभूत साक्ष्य नहीं है। एफआईआर चूंकि अपराध किए जाने की सूचना होती है, ये सूचना न्यायालय के समक्ष नहीं दी जाती, ये सूचना को स्क्रूटनी नहीं किया जाता, इस सूचना को शपथ पर नहीं दिया जाता, इसलिए एफआईआर को एक सारभूत साक्ष्य नहीं माना जाता। मतलब है, सारभूत साक्ष्य मानने का मतलब है कि एफआईआर अगर आप न्यायालय में पेश करेंगे तो उसी के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा, कुछ और एविडेंस की जरूरत होगी। तो लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको डेट बताता हूं। सिविल अपील नंबर जो है, अभी मैं लिख दूंगा, 1089 है, और 15 जून को डिसाइड किया गया है ये। और उसमें डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एफआईआर है ये एक सारभूत साक्ष्य है। ये देखिए, मैं अभी अभी जिस केस का नाम आपको बता रहा हूं, आप उसको लिखिए। पहले सिर्फ ये केस लिख लीजिए, और फिर मैं उसके बाद आपको वो बना दूंगा कि देखिए, ये देखिए, ये है मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। क्रिमिनल अपील नंबर 1089 ऑफ 2011। डेट ऑफ जजमेंट है 15।
और बेंच है वी राम सुब्रमण्यम जे और पंकज मित्तल। ये आप लिख लीजिए। मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मी, तुम अभी जो बता रहा हूं उसको सुनो बस, उसको बहुत ना सोचो। इसको लिख लीजिए, पहले आप लिखिए। लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे हत्या के मामले में, विशेषकर हत्या के मामले में एफआईआर, विशेषकर हत्या के मामले में एफआईआर, एफआईआर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और यदि इस एफआईआर में, और यदि इस एफआईआर में कोई त्रुटि या संदिग्धता होती है, कोई त्रुटि या संदिग्धता होती है, तो वह इसके साक्षिक महत्व को, इसके साक्षिक महत्व को घटाती है, घटाती है, और तब संदेह का लाभ अपराधी को मिल सकता है। संदेह का लाभ अपराधी को मिल सकता है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इसमें देखिए, कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो एफआईआर है विशेषकर मर्डर केसेस में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर उसमें कोई संदेह या कोई त्रुटि होती है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए, यानी संदेह का लाभ देने के लिए महत्वपूर्ण बनेगी। अब सुनिए कि क्या हुआ इसमें। इसमें क्या हुआ, कहानी सुन लीजिए। कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था, मृतक का नाम था, देखिए, अल्ताफ हुसैन। उसका ये जो अपीलेंट हैं, इनसे मुकदमा चल रहा था, मतलब संपत्ति का विवाद चल रहा था। ये जो मोहम्मद मुस्लिम है, इनसे। तो 4 अगस्त 1995 को लगभग 9 बजे करीब इन्होंने जो कहा कि मैं अपना मुकदमा देखने के लिए जा रहा था मंगलौर, और शहर से कुछ दूर पहले ही मैं साइकिल पे था। मेरा लड़का का नाम है, देखिए, शमीम अहमद, और उसका एक फ्रेंड जो है वो मेरे पीछे साइकिल पे आ रहे थे। और
जीटी रोड पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर अपीलार्थी कुछ लोगों के साथ, जिसमें कुल्हाड़ी और तलवार इत्यादि थे, लेकर के आए और मुझ पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया और मैंने चिल्लाया तो पीछे से जो मेरा लड़का और उसका दोस्त था वो दौड़ करके आए और मुझे बचाने लगे, लेकिन तब तक ये हम पर वार कर चुके थे। और फिर जो है वो मारने के बाद वो लोग अपना एक चादर, साइकिल और चप्पल वहीं छोड़ के, बगल में जंगल था, भाग गए। ये फैक्ट था, यानी ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी, ये बताया, एफआईआर में लिखवाया। इसमें कमी क्या हुआ कि देखिए, एफआईआर में ये ऐसे लिखा था, स्क्रीन दिखाएगा प्लीज। एफआईआर में ये ऐसे लिखा था 9 PM, और उसके बाद इस PM को ऐसे काट के AM लिखा गया था, ऐसे 9 ऐसे ही था। कोर्ट ने जब पूछा कि ये आपने क्यों किया है, तो इसका कोई जवाब इनके पास नहीं था कि हम PM से काट के AM कब किए। ये एक कमी थी। तो जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी जिसमें कि मर्डर हुआ, कहा गया कि मर्डर किया इन्होंने, भाग गए लोग। ये लोग कह रहे थे साइकिल, जूता और देखिए लोई, अपना लोई का मतलब एक चादर बड़ी सी, वो छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस पहुंची, जो मृतक था उसको अस्पताल ले जाया गया, वो मर गया। बाद में पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, गिरफ्तार किया गया। सेशन कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास दिया, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातों पर पॉइंट आउट किया। पहला पॉइंट तो उसने ये किया कि एफआईआर में आपने ये चेंज क्यों किया है, इसका क्या कारण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि PM अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ये घटना रात की है और आपने इसको किसी कारण से दिन में बताने का प्रयास किया है, AM। एक बात तो ये थी। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि जो कुछ रिकवरी आपने किया था, यानी चप्पल, लोई यानी चादर और साइकिल, ये तीनों चीज जब आप बता रहे हैं कि आपने रिकवर किया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर वहां गया उसने रिकवरी दिखाई कि ये चीज हम जब्त किए हैं, लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि इसे कोर्ट में इन्होंने पेश नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जब ये तीन चीज आपने घटना स्थल से जब्त किया जहां मर्डर हुआ, और आप कह रहे हैं कि ये तीनों चीज उन तीनों लोगों की है जिन्होंने मर्डर किया है, तो आपने एज ए एविडेंस इनको क्यों नहीं पेश किया कोर्ट में। इसका कोई जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये थी, कोर्ट ने ये कहा कि जब पिता पर हमला हो रहा है तब उनका पुत्र और उसका रिश्तेदार या मित्र बजाय इसके कि पिता को दौड़कर अस्पताल लेके जाते, वो चले गए एफआईआर लिखाने 9 बजे, क्योंकि 9 बजे घटना आप बता रहे हैं, 9:40 पर एफआईआर लिखी गई है, आप बता रहे हैं 9 बजे घटना हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले दौड़ के गए एफआईआर लिखाने, यानी कि आप उसे बचाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। और ये 3 प्रश्नों का जवाब चूंकि उसे नहीं मिला, तो उसने एक्यूज्ड को
बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया। और इसी केस में उसने ये ऑब्जर्व किया जो मैंने आपको लिखवाया कि मर्डर केस में विशेष तौर पर जो एफआईआर है वो एक सारभूत साक्ष्य हो सकता है। अगर मैं आपसे इसका देखिए ऑपरेटिव पार्ट भी है। ऑपरेटिव पार्ट का मतलब है जो लागू होने वाला भाग है उस निर्णय का, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश में है, लेकिन इतना तो हमको जानना होगा। देखिए, द टोटलिटी ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, स्पेशली द अननेचुरल बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द सन एंड नेफ्यू ऑफ द डिसीज्ड अल्ताफ हुसैन, एंटी टाइमिंग ऑफ एफआईआर एंड द लोई एंड द साइकिल alleged to be that of accused appellant left behind at the site of the incident were not produced before the court। तीनों चीज बताया उसने कि जो एएम को पीएम में बदला, पुत्र और उसके भतीजे ने अस्पताल नहीं ले गए, और जो चीज आप वहां से रिकवर किए वो आपने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में। देखिए क्या कह रहा है, compel us to doubt the presence of son and nephew of the deceased अल्ताफ हुसैन एट द साइट। कोर्ट ने कहा यह हमारे मन में शक पैदा करता है कि जो लड़का है वो भतीजा है वो घटना स्थल पर मौजूद था। 10 इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल आई विटनेस टू द इंसिडेंट एंड फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड अपीलेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट इज आल्सो नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड, वी आर constrained to accord benefit of doubt to both of accused appellants, even if we ignore certain minor discrepancies in the oral evidence। तो कोर्ट ने ये कहा कि कोई डायरेक्ट आई विटनेस चूंकि नहीं है जो कि ये प्रूव कर सकता कि ये लोग उस समय घटना पे स्थल पर थे, इसका मतलब है कि ये नहीं थे, और फलस्वरूप उसने रिहा कर दिया। तो हमको ये निर्णय इसलिए जानना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक विचार बना है, हालांकि डिवीजन बेंच का ही निर्णय है कि मर्डर के मामलों में जो एफआईआर है वो एक महत्वपूर्ण एविडेंस बनता है। बात आपके समझ में आ गई या नहीं, एक बार सोच लीजिए। मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। और पूरा एक वाक्य एक बार दिमाग में बना लेना है। तो हम इसी तरीके से इसमें चलेंगे इस क्लास में। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, दीक्षा ने पूछा है, सर किसी पर्सन के द्वारा एफआईआर की जाती है और वो फॉल्स एफआईआर है, लेकिन वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो पुलिस द्वारा सदा अरेस्ट करेगा या पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे? देखिए ध्यान से, फॉल्स एफआईआर जो है वो दर्ज करने के पहले जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी होता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जरूर किया जाए, कुछ बेसिक इंक्वायरी जरूर किया जाए। तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो संज्ञेय अपराध से करने की सूचना है वो यद्यपि आवश्यक है, मैंडेटरी है, लेकिन अगर बिल्कुल ही फेक सूचना लगे तो जांच की जा सकती है। देखिए, ये बता देता हूं, ये लिखिए आप, ललिता कुमारी
वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और 12 नवंबर 2013 इसको ये डेट ऑफ जजमेंट है। और बेंच है पी सदाशिवम, बी एस चौहान, जे रंजना देसाई, रंजन गोगोई, और एस ए बोबडे। 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये निर्णय लेखन किया था। ये महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई आपको लगता है तो उसको आप एक बार, इसमें कोई एक ऐसी बात, दोनों तीनों पॉइंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसी बात जो आपको लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए एक अगला पॉइंट आते हैं। देखिए पहले आप वो लिख लीजिए, फर्स्ट नोट द साइटेशन। साइटेशन है जितेंद्र नाथ मिश्रा वर्सेस जितेंद्र नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य। और क्रिमिनल अपील नंबर है 978 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है 2/6/2023 और बेंच है दीपांकर दत्ता, जे और पंकज मित्तल जे। ये हाँ, जज का नाम लिखा है दीपांकर दत्ता, पंकज मित्तल। सर अगर एफआईआर कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद लिखवाई गई हो तो एक्यूज को लाभ मिलेगा? तथ्यों पर डिपेंड करता है, पढ़ेंगे हम जब सीआरपीसी में टॉपिक पढ़ेंगे, एफआईआर में देरी, उस पर पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, दो बातें हैं। पहली बात है कि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी नामक मामले में ये कहा गया था कि संज्ञेय अपराध से संबंधित अगर कोई सूचना आपको दी जाती है और वो अगर विश्वसनीय लगती है तो आपको दर्ज करना जरूरी है। दीक्षा, बहुत ध्यान से, ये ललिता कुमारी में कहा गया।
मोहम्मद मुस्लिम वाला जो हमने लिखा उसमें ये कहा गया कि अगर मर्डर का कोई मामला है तो उसमें एफआईआर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अभी जो आपने प्रश्न पूछा है कि 498 वगैरह में जो गिरफ्तारी होती है, तो 498 और विवाद से संबंधित जो मामले हैं उसमें अगर गिरफ्तारी करना हो तो बिना सफिशिएंट इंक्वायरी के नहीं की जाएगी। अरनेश कुमार जजमेंट है और उसको ध्यान रखना होगा। डीओजे का मतलब है निर्णय तिथि, डेट ऑफ जजमेंट। ठीक है, अब एक बार सोच लीजिए। अच्छा, पहले वाले केस का ये लिख लीजिए, ललिता कुमारी वाले केस का कह रहे हैं। ललिता कुमारी के केस के जजेस के नाम ये लीजिए, लिख लीजिए। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजेस के नाम एक बार लिख लीजिए। आप आपके सामने है। ललिता कुमारी का जो बेंच है, कोरम है, वो है पी सदाशिवम, बी एस चौहान, रंजना देसाई, रंजन गोगोई और एस ए बोबडे। नई प्रेरणा, जिस थाना क्षेत्र का मैटर होगा उसी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी मेरे पास मैसेज आया है हमारे वो हैं इंटरव्यू के परीक्षार्थी हैं, बिहार एपीओ में इंटरव्यू देने गए थे। इनसे क्या क्या पूछा है, इन्होंने लिखा है, मुझसे पहले पूछा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, उसके बाद बेल और उसका पर्पस क्या है, आर्टिकल 21 बताइए, और उसके बाद केस डायरी और पुलिस डायरी में अंतर बताइए, कौन सा सेक्शन है जिसमें पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम आज ही पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, यही पूछा है धारा 6। ठीक है। हाँ, देख लीजिए, बी एस चौहान, रंजना देसाई, रंजन गोगोई, एस ए बोबडे और पी सदाशिवम लिखा है इन्होंने। पी सदाशिवम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। बताता हूं, जितेंद्र नाथ वाला बताता हूं क्या है। देखिए, जितेंद्र नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नेहा ने जो पूछा उसका प्रश्न उत्तर हाँ में है। आयुष ने कहा अरनेश कुमार जजमेंट भी बता दीजिएगा। वो जब हम
सेक्शन 41 पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवा दूंगा। और राजकुमारी ने कहा है सर मुझसे उत्तराखंड एपीओ में 0 एफआईआर पूछा गया था। देखिए देखिए, चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोग, कई लोगों ने लिखा है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब जितेंद्र नाथ वाले में समझिए पूरी कहानी क्या है। जितेंद्र नाथ वाले में कहानी ये थी, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है खलीलाबाद, और उस खलीलाबाद जगह का ये मामला है। पुलिस स्टेशन पीएस खलीलाबाद लगेगा और डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर लगेगा। अब देखिए, प्रश्न अभी ना पूछिए, अभी रुक जाइए और सुन लीजिए पहले मेरी बात। देखिए, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप लोगों को के मन में विचार का प्रवाह रुकता नहीं है। जैसे दीक्षा ने कम से कम 10 बार 10 प्रश्न पूछ लिया, 11वां फिर पूछा। आपको जो बताया जा रहा है पहले उसको समझिए, सुनिए। प्रश्न बात की बात होती है। जैसे मैंने 0 एफआईआर बताया, सिंपल बात है। अब फिर उसके बाद मैंने आपको एफआईआर एक सारभूत साक्ष्य है, अच्छा बिंदु बनेगा, ये बताया, फैक्ट बताया, जजमेंट बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं धारा 319 लिख लेना है, समझ लेना है। तो खलीलाबाद की एक जगह, मतलब यूपी में, इसमें क्या हुआ कि ये जो अपीलार्थी हैं जितेंद्र नाथ मिश्रा, और इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने एक एससी समुदाय के व्यक्ति को कुछ जाति सूचक शब्द कहा, उससे अपमानित किया और उससे उसके ऊपर मारापीटी की, उसके साथ छल भी किया, और ये मिला करके आरोप लगाया गया। यानी धारा मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। अंडर सेक्शन 419, 420, 323, 406, 506, ये तो आईपीसी का है। और सेक्शन 31R एंड एस ऑफ SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1987, 1989 का जो अत्याचार अधिनियम है SC ST के संदर्भ में, उस इतना धारा इनके ऊपर लगा था, जितेंद्र नाथ के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ कि जितेंद्र नाथ के ऊपर लगा और धर्मेंद्र नाथ इनके भाई के ऊपर लगा, और एक अज्ञात आदमी, 3 आदमियों के विरोध में, 3 आदमियों के संबंध में एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, जिसको चार्जशीट भी कह सकते हैं, तब उसमें धर्मेंद्र का नाम नहीं था, जितेंद्र का था, लेकिन दूसरा एक तो अननोन ही था, तो बिना नाम का था। लेकिन एक जो दूसरा इनका भाई था धर्मेंद्र, उसका नाम नहीं था। उसके बाद संज्ञान लिया मामले का, विचारण शुरू हुआ, और विचारण शुरू होने के बाद एविडेंस लिए गए। एविडेंस लेने के बाद जो है, ट्रायल कोर्ट ने जो धर्मेंद्र नाथ थे उनको सम्मन कर दिया, यानी उनको न्यायालय में बुला लिया कि आप आइए, आप भी जवाब दीजिए। देखिए 419, 420,
323, 406, 506, सेक्शन 1R और 1S SC/ST, ये है सेक्शन। तो धर्मेंद्र को बुला दिया। धर्मेंद्र का नाम FIR में है, चार्जशीट में नहीं है। और फिर स्पेशल कोर्ट जो था, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर का होता है, आज आपने सेशन न्यायालय पढ़ा है, उसी स्तर का होता है, उसने धारा 319 CRPC की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको बुला लिया कि आइए आप जवाब दीजिए, आपके अगेंस्ट वो हैं, साक्ष्य हैं। तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, मतलब हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया चैलेंज को और कंफर्म कर दिया स्पेशल कोर्ट के निर्णय को कि आप बुला सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम FIR में हो लेकिन चार्जशीट में नाम ना हो, क्या धारा 319 के तहत, CRPC के तहत बुलाया जा सकता है या नहीं? और इसी ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट के SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, मैं देखिए पढ़ता हूं, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहा हूं। Therefore, what is essential for the exercise of power under Section 319 CRPC is that the evidence on record must show the involvement of a person in the commission of a crime, and that the said person who has not been arraigned as a accused should face trial together with the accused already arraigned. However, the court holding a trial, if it intends to exercise power conferred by Section 319 of CRPC, must not act mechanically merely on the ground that some evidence has come on record implicating the person sought to be summoned, and its satisfaction presiding the order thereunder must be more than a prima facie case, as the formed at a stage of charge being framed, and short of satisfaction to an extent that the evidence is unrebutted would lead to conviction. कोर्ट ने ये कहा कि धारा 319 का जो प्रोविजन है, या धारा 319 के अधीन जो शक्ति का प्रयोग करता है न्यायालय, उसमें इतना पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो बुला रहा है जवाब देने के लिए, उसका संलिप्तता साबित हो। सिर्फ इसलिए कि कुछ साक्ष्य रिकॉर्ड पर हों या होते हैं या हैं, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को आप कॉल कर सकते हैं, सिर्फ उससे आपको नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास रिकॉर्ड पर जितने भी साक्ष्य हैं, क्या अगर वो साबित हो जाएं तो जिसको हम बुला रहे हैं वो कन्विक्ट हो जाएगा, यानी क्या दोष सिद्ध हो जाएगा। अगर इसका उत्तर हाँ में है तो आप 319 में उसे बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुला सकते। तो इसको ध्यान रखना। अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जहांगीर ने एक प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न का जवाब हम लोग चैप्टर 15 जब पढ़ेंगे तो हमको अपने आप मिल जाएगा। इनका प्रश्न है कि परिवाद की जब एप्लीकेशन होती है तो 156(3) की एप्लीकेशन क्यों लगाई जाती है।
बता देंगे। ये आपको समझ में आया जितेंद्र नाथ वाला कि नहीं? ध्यान रखना है, ये जो जितेंद्र नाथ वाला आपने पढ़ा है ये इस पर डिपेंड करता है, ये इसको ध्यान रखिएगा। स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा अब जरा दो चीज आपको देखिए, मुझे मैसेज किया है किसी ने, नाम नहीं बताऊंगा, कि सर मेरे पापा वहीं सब इंस्पेक्टर हैं और वो बता रहे थे कि मिश्रा जी के खिलाफ ज़्यादातर फर्जी आरोप लगाया गया है, मैं आज उनसे बताऊं। देखिए, अब ये तो कोर्ट तय करेगी कि वो क्या है, फर्जी है या नहीं है, लेकिन जो लॉ है, पॉइंट ऑफ लॉ, वो मैंने आपको जो बताया वो यही है कि धारा 319 में ऑटोमेटिक या मैकेनिकली कार्य नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने तय किया है कि जब आपके पास इतने पर्याप्त साक्ष्य हों कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं 319 में वो अगर कन्विक्ट हो सकता है, तब आप उसे बुलाइए, अन्यथा आप उसे ना बुलाइए। हाँ, तो 319 लिखा है, स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज। ये देखिए, ये मामला इनसे संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा अब अगली बात जरा देखिए, देखिए मैं एक कोटेशन लिख रहा हूं, इंग्लिश में इसे लिख रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए। दो इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज prohibits the state from making unreasonable discrimination in providing preferences and facilities for any section of its people. Nonetheless, it requires the state to afford substantially equal opportunities
to those placed unequally देखिए क्या हमने लिखा है, दो इक्वल प्रोटेक्शन clause prohibits the state from making unreasonable discrimination in providing preferences and facilities for any section of its people. Nonetheless, it requires the state to afford substantially equal opportunities to those placed unequally. ये कह रहा है कि जो विधियों के समान संरक्षण का नियम है वो राज्य को आयुक्तियुक्त वर्गीकरण करने से रोकता है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात की गारंटी भी लेता है कि उन व्यक्तियों के लिए जो कि कमज़ोर और शोषित हैं समान अवसर उत्पन्न करें। तो ये कोटेशन जो है ये आर्टिकल 14 से संबंधित है और ये कोटेशन है, देखिए अरुण मिश्रा जी और साइटेशन है देगा वेंकटा हर्ष वर्धन वर्सेस अकूला वेंकट हर्षवर्धन and others. Civil Appeal number 8529 of 2018. ये है इसका साइटेशन। तो नोट कर लेना है इसको, कहीं पर आपको काम आ जाए तो उसको लगा देना है। अच्छा, अब देखिए एक और टॉपिक लेते हैं आज के लिए, अंतिम टॉपिक है, सुन लीजिएगा आप और मैं आपको बताता हूं। अगला जो टॉपिक है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। और ये इधर काफ़ी चर्चा में रहा है। आपने देखा होगा कि देखिए चर्चा में ये इसलिए था क्योंकि 26 जुलाई 2023 को जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ये मोशन लाया गया था और जो कि फेल हो गया। और इस क्रम में हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये इसका जो व्यवस्था है
ये रूल 198 में है, लोकसभा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स। और आर्टिकल 118 में संसद ने नियम बनाया गया है, यानी कि अनुच्छेद 118 में और अनुच्छेद 208 में सरकार को अपनी प्रक्रिया से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। उसी क्रम में उसने रूल 198 में ये नियम बनाया है। देखिए नियम क्या है कि अगर कम से कम 50 मेंबर लोकसभा के इस प्रस्ताव को समर्थन दे देते हैं तो माना जाएगा कि लोकसभा द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है इंट्रोड्यूस करने के लिए। पास नहीं हुआ यानी अब लोकसभा में उसे लाया जाएगा। तो चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि जो सरकार होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसीलिए यह मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। क्योंकि जो अनुच्छेद 75(3) में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात की गई है वो यही है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी कलेक्टिव रूप से, यानी सामूहिक रूप से। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी समय लोकसभा को ये लगता है कि वर्तमान सरकार में सदन का विश्वास नहीं रहा है तो वो इस नियम के तहत कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सदन में रख सकते हैं। और जब ये रखा जाता है तब 50 सदस्य अगर सहमत हो गए हैं तब ये मान लिया जाता है कि अब सदन उस पर चर्चा के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि जिस दिन ये मिनिमम 10 सदस्य 50 सदस्य समर्थन करके इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके 10 दिन के भीतर इस पर डिस्कशन करने के लिए सत्र को बुलाना पड़ता है। तो बुला लेते हैं लोकसभा में, पहले वो आरोप लगाते हैं, उसका जवाब दिया जाता है, फिर उसका काउंटर करने के लिए दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका रिजॉइंडर वो करते हैं, यानी फिर से उसको देते हैं। और इसी वाद विवाद को करने के बाद वोट कराया जाता है और वोट जो कराया जाएगा वो अगर पास हो जाता है बहुमत से, उपस्थित मत देने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो मान लिया जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का प्रभाव ये होता है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना होगा। और सबसे मेरे पास एक डाटा है कि सबसे पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आचार्य JB कृपलानी ने तीसरी लोकसभा में इनिशिएट किया था 1963 में। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चरण सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था और अभी तक कुल 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन भारतीय स्वतंत्रता के बाद वो जो है लाए जा चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी नो कॉन्फिडेंस मोशन से संबंधित, आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है, इसको हमको ध्यान में रखना होगा।
सर ये ध्वनि मत से खारिज हुआ। ध्वनि मत से खारिज होने का मतलब है मेज को थपथपा के खारिज करते हैं। जिनको अगेंस्ट में ले जाना है तो इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए महेंद्र ने पूछा है कि कहा है कि लास्ट में 1 मिनट में ये बता दीजिए कि जीएलओ की तैयारी कैसे करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इसके संबंध में एक डिटेल क्लास हमने लिया है, उस पर ध्यान दें। बाकी पुराना पेपर लगाएं, बेरेट को रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमने बहुत डिटेल में वो चीज़ डिस्कस किया। तो अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज का एजेंडा हमारा इतना ही था, और अगर आप सब लोग सहमत होंगे तो हम लोग फिर आगे इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स को लीगल एप्टीट्यूड की क्लास में ले करके चलते रहेंगे। और जो भी करंट के मुद्दे हैं उसमें मैं आपको कुछ न कुछ बताता रहूँगा। एक कहानी की तरह आप सुन लीजिएगा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और आपका एक एप्टीट्यूड बन जाएगा। इस आज तो मैंने कोटेशन एक ही लिखवाया है, लेकिन मैं आगे से ट्राई करूँगा कम से कम 3 से 4 कोटेशन आपको ज़रूर लिखवाया जाए, ताकि आपके पास एक डाटाबेस बने। जैसे आज वाला जो हमने लिखा है वो आर्टिकल 14 पे लिखा है, जस्टिस अरुण कुमार का। इसी तरह डिफरेंट हम लोग कोटेशंस लिखते रहेंगे। तो आपके पास अगर हम हर सैटरडे को भी 2-4 लिखेंगे तो महीने में 7-8 हो जाएगा, और 6-7 महीने में करीब 25-30 हो जाएंगे हमारे पास। और सर ये वही है ना जहां लालू जी ने ट्रेन मिलने का मैटर उठाया था? जीएलओ का मतलब होता है जूनियर लॉ अफसर। ठीक है, आप सब लोग सहमत हैं कि बहुत अच्छा आपको लगा है, नई बातें भी आपको पता लगी हैं। तो अगर आप सबकी सहमति है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगले सैटरडे को फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आऊँगा। लीगल करंट रहेगा, 1-2 जजमेंट अच्छा रहेगा। और अब देखिए, अब संदीप ने कहा कि इम्पोर्टेंट केस लॉ के पीडीएफ भी मिलेगा क्या? देखिए मैंने पहले कहा कि लिखना है तो आप लिख लीजिए, और उसका मैं रिटर्न कुछ नहीं दूंगा, इसलिए कि रिटर्न मैं तैयार उसका नहीं करवा पाऊंगा। अब मेरा मन जैसे मान लीजिए कुछ है, तो अब मैं उसका पहले तो मैं तैयार उसको करूं, मेरे दिमाग में वो बात आवे। और आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया, तो इसमें जो एकदम खास बात है वो बता दिया। 10 दिन, रूल 198, अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 118। ये दबाव मेरे ऊपर न डालिए कि आप मुझे पीडीएफ दीजिए, क्योंकि अगर आप वो दबाव डालेंगे तो फिर मैं फ्री होकर के नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे दिमाग में यही रहेगा पीडीएफ पहले बनवावें, वैसे ही इतना काम रहता है। तो इसलिए वो दबाव न डालिए। क्लास आपके पास रहेगी, सुन करके पॉइंट नोट कर लीजिए। जो ना नोट कर पाए उसको वीओडी देख के नोट कर लीजिए, एक डाटाबेस बना लीजिए। बाकी मैं स्लो चल ही रहा हूँ, आपको सब बता ही रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर सब लोग सहमत हैं, और तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले सैटरडे को हम लोग फिर से इसको जो है बढ़ाएंगे आगे। अब जैसे
आयुष ने कहा, आपके मन में भी अगर कोई बात हो, जैसे आपको लगे कि कोई चीज आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे उसका एक व्हाट्सएप जो है भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उसको बता दूं। जैसे आयुष ने कहा कि अरनेश कुमार जजमेंट भी बता दीजिए, तो अरनेश कुमार ऐसे जजमेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, जब सेक्शन 41 सीआरपीसी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अरनेश कुमार जजमेंट बताऊंगा ही। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप मुझसे कहिएगा, तो अगर वो मुझे, मैं उसको क्लास में तो बता ही रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा अरनेश कुमार जजमेंट। और यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको करना चाहता हूँ जो आपके एक लीगल नॉलेज को बढ़ाए, मतलब आउटलुक को बढ़ाए। नॉलेज नहीं, नॉलेज तो आपको है, नॉलेज आपको मिल जाएगा, एक आउटलुक बन जाए आपका। इसमें बहुत सारी नई बातें होंगी, कोई अधिनियम होगा, मान लीजिए मुझे पता लगता है कोई अधिनियम पास हो जाता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, तो मैं आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बता दूंगा। कोई जजमेंट है ही है, हम 2 जजमेंट रख रहे हैं, अगली बार हो सकता है सीपीसी का कोई जजमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जजमेंट हो, बता देंगे उसको। हाँ, हो सकता है प्रदीप, 0 एफआईआर कहीं भी पारित हो सकता है, कहीं भी फाइल हो सकता है। और जो नई सीआरपीसी उसमें 0 एफआईआर के लिए अलग से प्रावधान भी किया गया। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो प्रयास था वो सार्थक हुआ। और देखिए, सुमित ने कहा कोटेशन हिंदी में बता दीजिए, मैंने हिंदी तो रिपीट किया था सुमित, आप ध्यान दीजिए। इंग्लिश में मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हिंदी तो मैं बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद में मैंने ट्रांसलेशन तो बता ही दिया आपको। अगर आप कहेंगे तो अगली बार से 2 बार रिपीट कर दूंगा। तो चलिए अब समाप्त करते हैं, और अगले सैटरडे को मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कोई नया वो रहेगा। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब था, इसलिए थोड़ा स्लो था मैं, और टाइम भी मैंने जल्दी किया है, लेकिन अगली बार से थोड़ा और अच्छे से इसको करूँगा, और निश्चित तौर पर आगे से और बेहतर होगा, और एक बेसिक आपको अप्रोच मिलेगा। चलिए अब समाप्त करते हैं, कल संडे है, और मैं अभी प्रश्न भेज दूंगा आईपीसी के 2 जो आप लोगों को बताना था मुझे, और उसका आंसर आप लिख लीजिएगा और दे दीजिएगा। चलिए, विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट।